नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। देश भर में आज संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश और विदेशों में उनकी जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और तमाम विचार गोष्ठियाँ भी हुई। बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू, जो अब जिसका नाम अंबेडकर नगर भी है, समेत अनेक शहरों में उनके और कस्बों में उनकी स्मृति में कार्यक्रम हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत की महानतम शख्सियत थे। उनके सम्मान में जितने भी विशेषण इस्तेमाल किए जाएं कम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं था। संविधान की रचना से लेके भाषणों, लेखों और पुस्तकों में उन्होंने इसी पर जोर दिया। इसीलिए उनका कहना था कि संविधान में हमारे सपनों का भारत बसता है। बाबा साहेब अपने सपनों को साकार करने के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। वो सपना था एक ऐसे देश का जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता और न्याय सुनिश्चित किया जाए। आजकल हम सामाजिक समरसता की बात तो करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं, हालात वैसे नहीं हैं। मंथन में आज बात करेंगे कि क्या बाबा साहब के सपनों का भारत बन गया है, क्योंकि बार बार विपक्ष, दलित चिंतक, पत्रकार, कार्टूनिस्ट, एक्टिविस्ट, चौथा स्तंभ बार बार ये सवाल उठाता है कि क्या ये देश संविधान के तहत चल रहा है, क्या सारे काम संविधान के जरिए हो रहे हैं। आज मंथन में ये बड़ा सवाल। जन्म जयंती के अवसर पर जहां राजनीतिक दलों ने बाबा साहब को संविधान को याद करते हुए नमन किया, बाबा साहब को नमन किया और एक दूसरे के खिलाफ जुबानी तीर भी छोड़े। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाले काम गिनाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, चौधरी जयंत जो उनके राजनीतिक साझीदार हैं, और दलितों के युवा नेता और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर बाबा साहब की जन्मस्थली महू, ये महू इंदौर के निकट ही है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। ये तीनों नेता वहाँ महू में थे और बाबा साहब के स्मारक पर उन्होंने जाकर मत्था टेका, उन्हें पुष्प चढ़ाए और वहीं से बीजेपी पर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में संविधान को खत्म करना चाहती है। एक दिन पहले भी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी तो यहाँ तक कह दिया था कि देश में संविधान का इनकाउंटर हो रहा है। ये उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था जब अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर पुलिस ने किया था। किसी भी देश में, समाज में समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवीय मूल्य काफ़ी महत्व रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष इन्हीं मानवीय मूल्यों का भारत देखना चाहते थे, इसी के हिमायती थे, इसी के लड़ाई वो लड़ते रहे। जहाँ समानता हो, बराबरी हो, सभी की समान नागरिक अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, ये सारी चीज़ें बाबा साहब चाहते थे। और सब लोग सामाजिक सद्भाव में, सामाजिक समरसता में, जहाँ भाषा, संस्कृति, जाति, लिंग, धर्म, पंथ, संप्रदाय इसका भेदभाव न हो, ऐसे भारत की परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, विविधता में एकता हो, ऐसा वातावरण बने, तभी कोई देश, कोई प्रदेश, कोई मुल्क तभी कुछ कर पाता है। संविधान निर्माता बाबा साहब ने कहा था कि हम सबसे पहले अंततः भारतीय हैं, लेकिन आधुनिक भारत में जब देश एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है तो कुछ सवाल जरूर हैं जो मन को आज भी कचोट रहे हैं। आज भी भारतीय समाज के हर क्षेत्र में असमानता, यूँ कहें कि ज़्यादातर
ऐसे मौके आते हैं या ज़्यादातर इस तरह की कुछ घटनाएं दिखती हैं जिनमें हमें लगता है कि क्या बाबा साहब के सपने पूरे हुए हैं, क्या उसकी ओर हम काम कर रहे हैं। हमारा समाज वर्गों और जातियों में बटा है। यहाँ लोग पहले खुद को हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगड़ा, पिछड़ा ये बताते हैं, बाद में भारतीय। भले ही सबको अपना अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता हो, अपनी अपनी पूजा पद्धति के साथ काम करने की आज़ादी हो, लेकिन सभी नागरिक वास्तव में भारतीय हैं। और क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, पर लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और धर्म के नाम पर हिंसा, लड़ाई झगड़ा भी होते रहते हैं। कभी मशहूर शायर इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये शेर अब केवल किताबों में रह गया है, ऐसा लगता है। अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर पूरे देश में बिहार, बंगाल, कई ऐसे बड़े हिस्से देखने को मिले जहां हिंसा हुई, जाति के नाम पर शोषण आज भी देखने को मिलता है। जातियों में बटा भारत का समाज विश्व गुरु कैसे बनेगा, बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारतीय समाज आर्थिक असमानता और तमाम तरीके की जो परिस्थितियां हैं उनसे जूझ रहा है। 10% भारतीय आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है और इन 10% में भी 1% के पास 22% जो आबादी है, जो 22% हिस्सा है वह है। वहीं निचली श्रेणी के लोग हैं, यूँ कहें मजदूर, गरीब, गुरबा, सरभारा समाज के लोग, उन जो 50% आबादी है उनके पास केवल आमदनी का 13% ही है। बाबा साहब कतई ऐसा नहीं चाहते थे। समाज में वैज्ञानिक चेतना से लैस इस समाज को देखना चाहते थे। 21वीं सदी के भारत के समाज को बाबा साहब एक अलग तरीके से देखना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि अंधविश्वास, कई महाराज, महंत, बाबा, सरकार ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहते थे जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते रहे हों। कुरीतियों को खत्म करने का जो प्रण है वो बाबा साहब का सदैव रहा है और दूसरों को भी ये कराते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बाबा साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात कही अपने जीवन में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पैरों में भले जूतियां ना हो, चप्पलें ना हो, लेकिन हाथ में किताब का इंतजाम करो। ये उन साधनहीन सर्वहारा समाज का आह्वान किया था जो पढ़ाई लिखाई के अभाव में वो मलिन बस्तियों में बुरा जीवन गुजारते हैं और पूरी उम्र ऐसे ही संघर्ष करते हैं। उनके लिए, उस गरीबों के लिए, और उसमें कोई जाति विशेष नहीं है, वो सारे लोग हो सकते हैं जो गरीबी में अपना जीवन पालन पोषण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब का संदेश था और इसका साफ संदेश था कि शिक्षा की रोशनी ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप बखूबी किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। महू में अखिलेश यादव ने आज कुछ जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कहा, बाबा साहब के जन्मस्थली पर वो मौजूद थे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और फिर अखिलेश यादव ने उसका क्या मायने बताया, वो भी जरा सुनिए। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दमित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो एक ही प्रेरणा दी, शिक्षित बनो, अपने हक के लिए लड़ो, जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करो। जीवन भर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन कार्यक्रमों को लेकर के चलते रहे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना में 1 करोड़ परिवारों को हर घर नल की योजना से आच्छादित किया जा चुका है। याद करिए, 2014 के पहले एक गरीब और एक दलित पानी के लिए भटकता था। दबंग लोग पानी नहीं पीने देते थे। इंडिया मार्क का हैंडपंप सरकार के पैसे से लगता था, कुछ लोग उसमें काबिज हो जाते थे। आज तो हम लोग हर घर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि हर घर तक पाइप कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे।
घर तक ये पाइप कनेक्शन उपलब्ध होगा। जो से वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तब कर निकले, उन्होंने समाज का अन्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। आरोप अखिलेश यादव का खुला आरोप कि बाबा साहब के सपनों को तोड़ा जा रहा है। देश संविधान से चल नहीं रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। लगातार विपक्ष और विपक्ष के नेता देश में ही नहीं, विदेशों में जाकर भी कह रहे हैं। बहुत स्थितियां, परिस्थितियां एक अजब टाइप की बन रही हैं। इसे लेकर आज चूंकि बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती है, के न्यूज़ के तमाम दर्शकों की ओर से, पूरे भारतवासियों की ओर से मैं बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। वास्तव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे समाज सुधारक, चिंतक थे जिन्होंने उन गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, आप ये कह सकते हैं, किसी को आप कह सकते हैं कि दलितों के लिए, लेकिन दलित कौन? जो साधनहीन है, जिसको समाज में बोलने का हक नहीं, जो बैठ नहीं सकता बराबर पे, वो दलित है। बहुत सारे लोग हैं। और माफ़ कीजिएगा, ये भी जो तमाम साधन संपन्न पैसे वाले लोग होते हैं, भले ही उनकी स्वजाति का कोई व्यक्ति हो, वो भी बराबर जब बैठ जाता है तो उस पर वो एतराज़ करते हैं। बाबा साहब बेसिकली असमानता के खिलाफ थे और इसके लिए जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ते रहे। उनके जन्म दिवस पर आज उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने 1 करोड़ घर घर नल की जो परियोजना शुरू की थी, उसका पूरा करने का उन्होंने ऐलान किया और बाबा साहब के चरणों में इसे समर्पित किया। उसका जिक्र मुख्यमंत्री भी कर रहे थे। लेकिन मंथन में एक तस्वीर दिखाऊंगा जल शक्ति मंत्री जी के अपने इलाके की, बुंदेलखंड की, जहां से वो आते हैं। ये जालौन की तस्वीर है और जालौन में ही उनका परिवार भले ही मिर्जापुर में रह रहा था, लेकिन वो लगातार राजनीति जालौन में रहकर करते थे, उरई में रहकर करते थे। ये वहीं की तस्वीरें हैं जो अभी 2 दिन पूर्व हमको मिली थी। अब पता नहीं 1 करोड़ ये नल क्या इस इलाके में नहीं पहुंचे जहां जल शक्ति मंत्री जी का अपना इलाका है, या हो सकता है कि बहुत मूल्यों की वो राजनीति कर रहे हों, इसलिए पहले अपने इलाके में उन्होंने हो सकता है नल न दिए हों। ये भी एक तस्वीर है। शायद बाबा साहब इसके लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा कि कम से कम ये लोग, इसमें कोई भी बहुत साधन संपन्न व्यक्ति तो नहीं है, खरीदने के लिए बाल्टी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, डिब्बे हैं, वो लोग हैं लाइन लगाए पानी की। तो कम से कम जब ये देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, इतनी तो उम्मीद बाबा साहब ने की ही होगी कि कम से कम पानी दे दो, पानी की व्यवस्था कर दो, जरूर की होगी। एक ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन इससे पहले मैं ओवैसी की वो बयान भी सुनाना चाहूँगा जो उन्होंने कल दिया था। ये बयान कि संविधान का ही इनकाउंटर हो गया। कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, इनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का इनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है? ये सवाल हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं। और आज इसके लिए बाबा साहब के जन्मदिन, जन्म जयंती से बेहतर क्या मौका हो सकता था कि वास्तव में हम आज सवाल उठाएं कि क्या ये देश संविधान से चल रहा है। क्योंकि बार बार विपक्ष, एक्टिविस्ट, पत्रकार, कार्टूनिस्ट, चित्रकार लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि संविधान से ये देश चल नहीं रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो
ब्रेक से वापस आ गए और मेरा यही सवाल है, बार बार इस देश में ये सवाल उठ रहा है, क्या सारी संवैधानिक संस्थाएं अपना काम ठीक तरीके से कर रही हैं? क्या लोकतंत्र संविधान की छत्रछाया में फल फूल रहा है? ये बड़ा सवाल है, जबकि विपक्ष, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम पत्रकार ये सवाल लगातार उठाते हैं कि वास्तव में संविधान के दायरे में रहकर काम हो नहीं रहा है। मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लिए खास तौर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। विपिन यादव साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। कालीचरण स्नेही साहब अम्बेडकरवादी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालीचरण जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। विजय शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, झामुमो से ताल्लुक़ रखते हैं। विजय शंकर जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इस देश की राजनीति को कई करवट देखने समझने वाले, कम से कम 5 दशक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, और सभी को बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मंथन की शुरुआत मैं सीधे जो कालीचरण स्नेही साहब हैं, अम्बेडकरवादी हैं, मैं आज उनसे करना चाहता हूं। कालीचरण जी, आज जो मैं प्रश्न इस मंथन में उठा रहा हूं, सुबह सुबह जब मैं आज आंख मैंने खोली तो जाहिर सी बात है कि बाबा साहब का आज जन्म जयंती है, उनका जन्मदिन है, और मेरे लिए और भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन मेरे बेटे का भी जन्म हुआ है। तो मेरे लिए बहुत और ये खास हो जाता है दिन। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा साहब की जन्मदिन के दिन मेरे घर में भी मेरा बेटा आया था, और ये मैं ईश्वरीय कृपा मानता हूँ। इसलिए ये दिन मैं कभी जीवन में भूल भी नहीं सकता, और बाबा साहब को भी कभी नहीं। वास्तव में आज मेरे मन में आया सुबह कि क्या ये सारे लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या बाबा साहब के सपनों का ये देश बन गया है? क्या ये सारे लोगों ने चश्मा चढ़ा रखा है? क्या वोटों का चश्मा चढ़ा रखा है, जो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब के सपनों को धूल दूसरित किया जा रहा है, संविधान खतरे में है, कोई संविधान बचाओ रैली निकालता है, कोई यात्राएं निकालता है? कालीचरण जी, अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए कालीचरण जी। आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ, मैं आपके न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को बाबा साहब की जन्म जयंती पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको आपके बेटे के जन्मदिन पर भी मैं शुभकामनाएं और शुभाशीष देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें अभी आरंभ में कही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ने बहुत सही बातों को रखने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में बाबा साहब के सपनों का भारत हम बना पाए हैं। दरअसल देखिए, बाबा साहब का सपना कोई अलग से सपना नहीं था। एक मनुष्य का जो एक मनुष्य के होने के कारण, मनुष्य होने के कारण हमारी जो आकांक्षा होती है, मानवीय गरिमा होती है, मनुष्योचित जो हमारे अधिकार होते हैं, उनकी कामना हर एक धरती पर पैदा होने वाले किसी भी भूखंड पर पैदा हो, उसकी इच्छा होती है कि मनुष्य की जो गरिमा है, डिग्निटी है, वो बरकरार रहे। क्योंकि मनुष्य हैं तो मनुष्य के रूप में पहचाने जाएं, हम ना किसी जाति के रूप में पहचाने जाए, ना किसी धर्म के रूप में पहचाने जाए, हम मनुष्य हैं। और मनुष्य जिस भूखंड में है उस देश के साथ हमारा नाम जुड़ा है। आपने सच कहा कि बाबा साहब कहते थे कि हम पहले भी भारतीय और आखिर में भी भारतीय। तो भारतीय होने का मतलब ही है कि जो भास्वर है, जो प्रखर है, जो मेधा से संपन्न है। ये बाबा साहब ने कहा था कि मैं सर्वाधिक प्रभावित यदि किसी से हूँ इस सारे भूमंडल पर, धरती पर, तो मैं तथागत से हूँ। तथागत से क्यों प्रभावित हैं? कि वो जो है करुणा के सागर हैं, वो समता की बात करते हैं और अपने विचारों को किसी पर थोपते नहीं हैं,
वो कहते हैं अपना दीपक आप बनो, आपको स्वयं ही अपना सफर तय करना है, आपको अपने स्वाभिमान के मनुष्य की यात्रा पूरी करना है। बाबा साहब ने वही सब शिक्षाएं लेकर के वो ज्ञान के प्रतीक बने, सिंबल ऑफ नॉलेज बने, और उन्होंने दुनिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिग्रियां लेकर के और 9 भाषाओं में मैंने उनकी स्पीच है वो बोल करके उन्होंने ये सिद्ध किया है कि सचमुच में वो मनुष्य जितना प्राप्त कर सकता है अपने एक जन्म में, उन्होंने वो कोशिश की है कि वो प्राप्त कर सकें। उनका सपना एक ही था कि इस धरती पर, भारत पर समता और बंधुता कैसे प्रसार हो, और इसके लिए उनकी बेचैनी ये थी कि यहाँ भारत में सबसे बड़ा जो व्यवधान है लोकतंत्र के लिए भी और समता के लिए भी, बंधुता के लिए, वो जातिवाद है। जातिवाद जब तक रहेगा तो फिर निश्चय है कि समता और लोकतंत्र हमारा विकलांग बना रहेगा, हम सही सफर पर नहीं निकल पाएंगे। ये बाबा साहब की चिंता थी। अच्छा, उनकी ये भी चिंता थी, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं। क्यों? कि उनका कहना था कि हिंदू होने का मतलब है कि आपकी कोई जाति है, और बिना जाति के कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। वो मानते थे कि हिंदू होने का मतलब है कि आपकी कोई जाति है, और आपकी जाति है तो वो किसी की जाति से या तो ऊपर है या नीचे है, क्योंकि जातियों में जो हायरार्की है वो ऊंच नीच की भावनाओं को प्रदान करते हैं। और वो कहते थे कि हिंदू धर्म एक धर्म है और वो शास्त्रों पर टिका हुआ है, और शास्त्रों के द्वारा जाति को मान्यता प्राप्त है, और उसमें जो ईश्वरीय है, ईश्वर का उसमें ठप्पा लगा हुआ है, स्वीकृति है, कभी कृष्ण के द्वारा, कभी जाकर के ब्रह्म के द्वारा, कभी किसी के द्वारा। ये कहा गया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है। तो बाबा साहब कहते तब मुश्किल है, जाति से बिना, जाति का विनाश कैसे हो? जाति का विनाश जब तक नहीं कर पाते हम, तब तक बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन सकता है। यह सबसे बड़ी समस्या है। जाति के विनाश के लिए क्या हमने कोशिश की? आज जातीय संगठन, कुछ दलितों के बीच में जातीय संगठन खड़े हो गए हैं, ब्राह्मणों के संगठन, क्षत्रियों के संगठन, हमने जातियों को मजबूत करना आरंभ कर दिया है। और अमृत महोत्सव में अमृत तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जाहिर ही जहर, नफरत का जहर फैल रहा है। 75 साल में हमने जो सत्ता में लोग रहे हैं, हमने क्या दिया इस देश को? तो ये बड़ी मुसीबत है कि सचमुच में बाबा साहब का जो था कि लोकतंत्र में किस तरह से हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करें, उसके लिए था कि जाति का विनाश करें। जाति को विनाश नहीं करेंगे, हम समता नहीं ला सकते, बंधुता नहीं ला सकते। ठीक बात ये है, पूरी कल्पना ही रहेगी। ठीक बात है। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए कि जातीय संगठन और जातीय पार्टियां, अब देखिए छोटी छोटी पार्टियां छोटी छोटी जातियों के नाम पर बनाई जा रही हैं, और ऊपर तौर पर कहा जाता है कि हमने जाति मिटाई है, हम जाति के आधार पर वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार जातिवाद के अनुसार होगा, चुनाव में टिकट का बंटवारा जातिवाद पर होगा, सारा काम जातिवाद के अनुसार होगा, और कहा यह जाएगा कि हम जातिवाद नहीं करते। ठीक बात है। कालीचरण जी, मैं आपके पास दूसरे चक्कर में आता हूं। अब मैं मनोज यादव के पास जाता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज भाई, कालीचरण स्नेही जी ने बहुत बिल्कुल बैलेंस चीजें जो बाबा साहब कहे गए हैं, बिना उसमें कोई घालमेल किए, क्योंकि राजनीति कभी कभी घालमेल करती है, लेकिन ये चिंतक हैं, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं हिंदू होकर पैदा हो गया, उसमें मेरा कोई वश नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। और वो कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म में शास्त्र हैं, शास्त्रों में जातियां हैं, बहुत सारी वो बातें करके गए हैं। और आज मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने कहा है कि मोदी से ज़्यादा, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज़्यादा दलितों, शोषितों, पीड़ितों का हिमायती कोई इस देश में न भूतो न भविष्यतो हुआ ही नहीं। सबसे ज़्यादा बड़े अम्बेडकरवादी तो मोदी जी हैं। मनोज यादव, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वयं और समाजवादी पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा वोटर की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पे नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा रचित इस देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ, वो सदियां बीत जाएंगी, मनोज की 10 पीढ़ियां बीत जाएंगी, वो धर्म ग्रंथ अमर अजर रहेगा, और हम सब उसी बनाए कायदे कानून के हिसाब से चलते रहेंगे। और पुनः मैं आपके पुत्र के जन्म दिवस पे भी बधाइयां दूंगा, क्योंकि वो एक महान दिन उनका जन्म हुआ, जिस दिन इस देश और विश्व के एक महान नेता, समाज सुधारक, राइटर, लेखक और जनक कानून के उनके दिन हुआ। इसलिए वो भी एक इम्पोर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में वो भी जाने जाए।
योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, इस पे मैं डिबेट करना उचित नहीं समझता। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई बात कही है तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। संविधान की शपथ लेते हैं चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री और सब जो संवैधानिक पद पे बैठे। क्या संविधान की शपथ लेने के बाद आप उसी सदन में उस भाषा का प्रयोग करने के लायक हो? अगर उस भाषा का प्रयोग करते हो तो आप उस बाबा साहब जी का नाम लेने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, 1000 बार कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम संविधान पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, हम संविधान पे आज बात करने का क्यों ऐसा अवसर आ गया कि हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि संविधान खतरे में क्यों करना पड़ा। अगर मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी संविधान के सबसे बड़े ध्वजावाहक, बेहतरीन लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाले, तो विपक्ष को तो अनर्गल प्रलाप वाली बात होनी चाहिए और आपको मुझे क्रिटिसाइज करना चाहिए, आपको पूरे विपक्ष को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि आप लोग अनावश्यक बात कर रहे हैं। क्यों? क्या कोई मुख्यमंत्री सजा तय कर सकता है? कोई मुख्यमंत्री किसी के अपराध और अपराध नहीं है इसकी क्या व्यवस्था तय कर सकता है? अगर ऐसा तो बाबा साहब के बनाए कानून का, संविधान का तो कोई मतलब ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सुन रहे होंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको सुना रहा हूं, 4 स्तंभ बने इस देश में और चारों के अपने अपने काम है। कोई काम दुर्गेंद्र चौहान फैसला नहीं ले सकते हैं कि फैसला दे दे मनोज यादव तुम डकैत हो, नहीं दे सकते आप फैसला। फैसला हमारा स्तंभ करेगा जो न्यायपालिका। आप मुझ पे आरोप लगा सकते हो, सरकार उस पर क्रियान्वित काम कर सकती है। क्या आज ये सब हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा तो बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, बाबा साहब के इतने पवित्र दिन के उपलक्ष्य में मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह की भाषा कहनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहता हूं, 6 दिसंबर को याद करिए और आपके चैनल के माध्यम से पूरे दलित समाज को ये मैसेज देना चाहता हूं। 6 दिसंबर जिस दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था, जिस दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, वही 6 दिसंबर चुना था आरएसएस और बीजेपी ने उनके बनाए कानून की रक्षा करने वाली बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का नाम न लिया जाए, नाम लिया जाए कि हमने एक मस्जिद को ढहाया था। बाबा साहब की महत्ता को कम करने के लिए 6 दिसंबर का दिन रखा गया था। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कानून को उस दिन धज्जियां उड़ाई गई थी भाजपा की सरकार के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। मनोज जी कंप्लीट करिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। मनोज जी कंप्लीट करिए प्लीज। मैं 2 लाइन को कह के अपनी फर्स्ट सिस्टम की बात कंप्लीट करूंगा। अगर बीजेपी चाहती है कि देश संवैधानिक रूप से चले तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। अगर वो चाहती है कि संविधान ही सर्वोपरि है तो कोई कहने की हिमाकत न करे पूरे देश में कि नहीं हम तो ये राज्य बनाना चाहते हैं। भारतीयता खत्म कर दी गई। बताइए 9 साल में कब भारतीयता की बात हुई? अब तो हिंदुत्व को हिंदू की बात होती है। अगर मेरी बात गलत है तो यहाँ बैठा हर आदमी मुझे ठीक बात है, ठीक बात है। ये बड़ा सवाल मनोज यादव उठा रहे हैं कि भाई बाबा साहब अंबेडकर कि अगर संविधान की शपथ लेने वाले लोग अगर उसका पालन नहीं करेंगे, बाबा साहब कहते थे कि भाई सबसे पहले हम भारतीय हैं, तो इस भारतीयता की पहचान कायम रखना हम सभी की जिम्मेदारी। सबसे बड़ा सवाल, और आज ये सवाल हम बाबा साहब की जन्म जयंती पर उठा रहे हैं कि क्या भारत में सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है? और ये बात लगातार विपक्ष, तमाम पत्रकार, तमाम लोग बार बार कह रहे हैं। और आज एक ऐसा अवसर भी है कि बाबा साहब की जन्म जयंती है, हम एक बार फिर से मंथन करें, अपने आप को सोचें, देखें कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। पंकज भाई, कुछ सवाल कालीचरण स्नेही जी ने उठाए और कुछ मनोज यादव जी ने। अगर हम संविधान के अनुरूप आचरण, व्यवहार, काम नहीं करते तो फिर हमें बाबा साहब की कस्में खाने का क्या हक है? पंकज त्यागी। ये देखिए, जैसे मनोज यादव जी ने पहली बात तो मैं बाबा अम्बेडकर जी को बहुत बहुत
शत नमन करता हूं। आपके बेटे के लिए दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, भगवान से उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करूंगा। जैसे कि मनोज यादव जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद संविधान तोड़ने पे हुई। मनोज यादव जी, पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बाबर कौन था? इस देश का था या नहीं था? दूसरी बात, दुर्गेंद्र भाई, चौहान भाई, जो राम मंदिर के ऊपर गोली चलाई थी तब कहां गया था संविधान? संविधान कहां गया था? आज जब असद मारा जाता है, एक दुष्ट द्रोही, उसके ऊपर तो सब दे रहे हैं अपने अपने बयान, उसके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं उन 2 पुलिस वालों के लिए और उनके लिए जो भाई मरे थे, वो पाल भाई, उनके लिए किसी ने सहानुभूति पेश करी? उनके घर कोई मिलने गया? उनके घर उसने दुबे ने इतने पुलिस वाले मारे, क्या उनके यहाँ कोई गया? आप ये लोग संविधान की बात करते हैं। सबसे बड़ा संविधान तो इन्होंने ही तोड़ा है। और मैं देखिए, असली संविधान मैं बता देना चाहता हूं अपने सभी भाइयों को कि असली संविधान तो उस दिन शुरू हुआ है जब नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं। उस दिन से आज के संविधान के लिए आप देख सकते हैं, किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं, ये लोग विपक्ष का एक एजेंडा है, इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। ये संविधान को क्या समझेंगे? पंकज भाई क्या कह रहे हैं? क्या पंकज भाई आप क्या कह रहे हैं? जरा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, आप कह क्या रहे हैं? संविधान जो है, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसी दिन से संविधान असली शुरू हुआ। नहीं, मेरी बात सुनिए। जब भारतीय जनता पार्टी आई, अटल जी के टाइम में भी आई, तब संविधानों का काम हुआ है। जब इनकी दूसरी सरकारें रही, 70 साल देश को चलाया, उन्होंने क्या संविधान की योजना करी? संविधान कैसे चलाया गया? मुझे इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात, एक छोटा सा और सवाल मेरा इसी से लिंक है, उसका भी जवाब दिए तब फिर मैं आगे जाऊंगा मनोज यादव और अन्य लोगों के पास में। ये क्या सब कुछ ठीक चल रहा है आपके मुताबिक? सब कुछ संवैधानिक तरीके से चल रहा है? लोकतंत्र बिल्कुल महफूज है? बाबा साहब जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है इस देश में? बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, इसीलिए तो इन लोगों को परेशानी है। राम मंदिर पे, राम भक्तों पे गोली चलाना संविधान में था क्या? इनसे पूछे जो हंस रहे, दांत फाड़ रहे हैं, क्या नाम है, मनोज यादव जी, ये संविधान था उस दिन जिस दिन राम भक्तों पे गोली चलाने का? मैं जवाब देना चाहूंगा दुर्गेंद्र जी। मैं दूंगा समय। पंकज त्यागी को जरा पूरा करने दिए, मैं दे रहा हूं समय आपको, 10 सेकंड जवाब दूंगा, क्योंकि बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप नहीं है, आप घटिया लोग हैं, आपकी पार्टी घटिया है। देखिए, आज घटिया शब्दों का प्रयोग ना करें कृपा करके, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है और हम बहुत अच्छे मूड में आज बात करने के मूड में हैं, और ये कार्यक्रम हमेशा अच्छे ही मूड में होता है। आज मैं बाबा साहब को चाहूंगा कि आप लोग भी आत्मसात करने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी करने की कोशिश करें, बाबा साहब को आत्मसात करें। मनोज यादव 10 सेकंड में जवाब दीजिए पंकज त्यागी का। मनोज यादव, देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा पंकज त्यागी जी की बात का कि उन्होंने मुझे घटिया कहा, और याद ये दिलाना मैंने आपको चाहूंगा, घटिया नहीं कहा, आपके हंसने पे मना करा। अरे रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। आपने हमें घटिया कहा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान से मैं घटिया, दलित, पिछड़ा आपकी लाइन में आके खड़ा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। एक मिनट, अभी बीच में ना बोलिएगा प्लीज। नहीं, आपके सारे बात सुन चुका हूं। मैं आपको जवाब 10 सेकंड बाद आप खुद ही शांत हो जाइए कृपया। ओके, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं मनोज यादव जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई उस समय केस नहीं हुआ था, राम भक्तों पे जो गोलियां चली थी, तो अखिलेश यादव क्या मांगने गए थे हरिद्वार में? माफी मांगने क्यों गए? क्या बात थी? इसका जवाब मुझे ये दें कि क्या बात थी जब अखिलेश यादव। चलिए, मैं पूछूंगा, अभी मैं पूछूंगा, मैं आऊंगा तो इस प्रश्न को जरूर मनोज यादव के सामने रखूंगा। अब मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जाऊंगा। काफी देर से जुड़े हैं इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और लगभग 5 दशक तक इस देश और प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से देखा जाना समझा है सुरेंद्र जी ने। सुरेंद्र जी, बाबा साहब की जन्म जयंती पर ये आज सवाल
हम इसको लेकर आए हैं कि क्या इस देश में संविधान के अनुरूप सारे काम हो रहे हैं। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण अंबेडकरवादी कालीचरण स्नेही जी ने कही कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हो गया लेकिन मरूंगा नहीं। अगर ये बात कोई और आज कह दे तो उसे कहा जाएगा देशद्रोही, हिंदू विरोधी। लेकिन क्या किसी भी नेता में, किसी भी दल में ये अभी भी अगले 10-20 साल तक क्या हैसियत है कि बाबा साहब को हिंदू विरोधी ठहरा दे? देखिए, सबसे पहले तो चौहान जी, एक ऐसे माहौल में जब देश में कोई कायदे की बात करने तैयार नहीं है, एक अच्छे विषय पर जो डिबेट करा रहे हैं इसके लिए आपको बधाई। आज आपके पुत्र का जन्मदिन है तो चाचा होने के नाते उसको भी बधाई। अब मैं आता हूं कि विषय क्या था, होने क्या लगा, तो मुझे एक कहावत याद आ रही है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जी जी। तो जो संविधान पर बात करनी चाहिए तो उस पर बात नहीं हो रही कि क्या हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे संविधान नामक जो पुस्तक है अब सिर्फ लाइब्रेरीज में है और अधिकांश नेता उसको पढ़ते भी नहीं। जो शपथ लेते हैं संविधान की वो भी नहीं पढ़ते। जी जी। और अगर इस देश के 90% नेता पूछ लिए जाए कि कितनी धाराएं और कितने संशोधन हुए तो लोग नहीं बता पाए। अब मैं एक अम्बेडकरवादी जो कालीचरण जी है, मैं उनकी बात से शुरू करता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि मैं पैदा होऊंगा, हिंदू मरूंगा नहीं। ठीक है, बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, उनका अपना सोचने का नजरिया था। और आज अब जिस धर्म में है उसमें ये कि आप हिंदू ही हैं, अगर आप हिंदू नहीं तो हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। अब ये बड़ी कसमकस की स्थिति है कि हम कालीचरण जी की बात सुने कि दूसरे लोग सुने जो सत्ता में करेगा हिंदू नहीं हो तो निकल जाओ, तुमको रहने नहीं देंगे। ठीक है, बात क्या है? बात यह कि क्या संविधान की मूल भावना को हमने अपनाया। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया और उसमें जो एक मूल बात रखी कि सारे लोग समान हैं, जातिवादी व्यवस्था को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन जातिवादी व्यवस्था तो लगातार बढ़ रही है और आज तो अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर सब कोई पद का नहीं है। अब ये कहा जाता है कि साहब वो ठाकुरों के मुख्यमंत्री है, वो ओबीसी के प्रधानमंत्री है, वो यादवों के मुख्यमंत्री है। मतलब टोटल जो मूल भावना उसके विपरीत सब चलेगा। चलिए उसको छोड़ देते हैं, राजनीति है, सब चलता रहता है। जैसे कोर्ट में एक शपथ ली जाती गवाही देने के पहले जी, तो वो एक कभी संविधान की किताब होती है, कभी गीता होती है, मुस्लिम भाइयों के लिए कुरान, किसी ने कहो धार्मिक ग्रंथ, और वो उस पर शपथ का कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो कहते वो सब है जो सच नहीं होता है। इन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं। अब इतनी देर से एक पंकज जी को छोड़कर मेरे ख्याल सभी लोग मेरे परिचित हैं और लेकिन सब लोग अपनी अपनी ढपली बजाने में लगे हुए हैं कि तुमने क्या किया और हमने क्या किया। संविधान की रक्षा कैसे होगी और क्या संविधान की रक्षा हो रही है, इस पर कोई बात करने तैयार नहीं। मुझे लगता है कि इधर लगभग 20 साल से मैं किसी सरकार को नहीं दूंगा। क्यों जो हम संविधान की उपेक्षा करते गए क्यों तो हमने अब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का जयकारा बहुत लगाया। जयकारा होता है ना, जयकारा फलाने की, मानता था कोई नहीं। ये बड़ी गूढ़ बात कर रहे हैं आप, बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। ये वैसे खूब संविधान का जयकारा हो रहा है लेकिन मान कोई नहीं रहा है। उसके कारण या कुछ लोग मान रहे तो आरक्षण में, अब चूंकि चुनाव हो रहा निकाय का
तो सबको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान याद आ रहा। ऐसा लगता नहीं सिर्फ बाबा साहब ने सिर्फ आरक्षण के लिए संविधान बनाया, लेकिन जिन चीजों के संरक्षण के लिए बनाया कि एक वाणी की स्वतंत्रता हो, हर देश को नागरिक को रहने के लिए व्यवस्था हो, उसको खाने की सुविधा हो, उसके चिकित्सा की सुविधा हो, लोकहित का ध्यान रखा जाए एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन चीजों को संरक्षण देने के लिए और संविधान बनाया बाबा साहब, किसी को आरक्षण देने के लिए नहीं बनाया। और आरक्षण भी जब दिया तो उसमें कहा कि 10 साल में इसको रिव्यू किया जाए। और मैं बहुत डिटेल में उसको नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर उस पर हम तो निकल जाएंगे, बाकी लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, इसीलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। और ब्रेक के बाद चूंकि बहुत कम वक्त हमारे पास होता है, मंथन अंतिम चरण में पहुँच चुका है, तो जो सवाल सुरेंद्र जी ने उठाया कि संविधान की रचना आरक्षण नहीं संरक्षण के लिए हुई थी, तो क्या वो संरक्षण हो रहा है? मंथन के इस अंतिम चरण में सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध कि बहुत शीघ्रता से इस प्रश्न का जवाब बारी बारी से देंगे ताकि सभी के जवाब आ जाएं और मंथन को हम कंक्लूड कर सकें। कालीचरण जी के पास सीधे हम जाएंगे बिना किसी भूमिका के। कालीचरण जी, सुरेंद्र दुबे जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और ये कहा है, ये कोई उन्होंने बाकायदे इस बात को बहुत मजबूती के साथ में कहा है कि आरक्षण नहीं संरक्षण के लिए उन्होंने संविधान बनाया था। उनकी परिकल्पना थी कि संरक्षण मिले और जो लोग हैं वास्तव में अब इसे आरक्षण तक ही सीमित हो गया या वोटों तक सीमित हो गया है। तो संविधान की रक्षा कैसे हो, ये अंतिम चरण का मेरा प्रश्न कमोबेश सभी से ही होगा। आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट करिए कालीचरण जी। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आदरणीय दुबे जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सही बात रखी है। उन्होंने सही कहा कि केवल आरक्षण के लिए संविधान नहीं है, वास्तव में कंठ की आजादी, मनुष्य की जो गरिमा है, उसकी डिग्निटी, उसके खाने पीने की व्यवस्था, क्या हम ये कर पा रहे हैं? जो मूलभूत अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकार, उनका भी संरक्षण कर पा रहे हैं? सबको समान शिक्षा दे पा रहे हैं? स्वास्थ्य की रक्षा कर पा रहे हैं? ये मूल प्रश्न उन्होंने उठाया है और बिल्कुल सही कहा है। तो मैं देख रहा हूं कि इस समय देखिए क्या मतलब, ये देखिए कि उस दौर में है बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया गया, हराया गया, लेकिन आज कोई दल ऐसा नहीं है जो बाबा साहब के कारण जीतने की आकांक्षा ना रख रहा हो। क्यों? कि उन्हें पता है कि बाबा साहब का जयकारा बोलने से और कुछ लोगों को मिसगाइड करने से अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सही कहा कि 80 करोड़ लोगों को हमने सरकार के ऊपर निर्भर कर दिया है कि उनका चूल्हा सरकार जलाए, अब देश मजबूत कैसे होगा? मैंने 75 साल में अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और नल जल योजना हम अभी पानी नहीं दे पा रहे लोगों को। अमृत की जगह हमें पानी देना चाहिए। वो तस्वीर दिखाई अभी हमने, कालीचरण जी एक तस्वीर हमने अभी दिखाई नमूने के तौर पे। जी मैंने एक तस्वीर अभी दिखाई, जो आपने नल योजना की बात की, मैंने एक तस्वीर अभी दिखाई हाल की। जी जी ने जो बात कही है कि संविधान सचमुच में लागू होता तब दिखे जब हम अपनी बात को कह सकें। सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है कि कोई चैनल को आप इसलिए प्रतिबंध नहीं कर सकते, सत्ता का विरोध करता है। किसी पत्रकार को, किसी लेक्चरर को, किसी प्रोफेसर को, किसी विरोधी विचारधारा को आप इसलिए नहीं कि सरकार की विचारधारा से मैच नहीं करती है। संविधान बाबा साहब ने साफ तौर पे कहा था कि व्यक्तियों का और विचारों का समुच्चय हमारे संसद में दिखना चाहिए, विधानसभा में दिखना चाहिए। हमारी विविधता जो डाइवर्सिटी है वो दिखाई देनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है कालीचरण जी, ठीक बात है। अब मैं पंकज त्यागी के पास जाऊंगा चूंकि वक्त बहुत अब कम है। पंकज त्यागी जी, कालीचरण जी ने सवाल जो उठाए हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, कई सवाल उन्होंने उठाए हैं कि क्या कंठ की आजादी है, क्या संसद और विधानसभाओं में क्या आवाज मुक्त कंठ से लोगों को बोलने दिया जा रहा है, क्या वास्तव में सबका संरक्षण है, सबको शिक्षा, सबको सारी चीजें हैं क्या? बोलिए बहुत जल्दी में। चौहान साहब, हमारी पार्टी ने ही नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। आज तक किस पार्टी ने ऐसा नारा दिया है? दूसरी बात, मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव क्यों मांगने गए थे हरिद्वार में, माफी मांगने क्यों गए थे?
इसका जवाब ये मुझे दें। अरे दूसरी ये बात, सवाल आप हमसे मत पूछे, ये नहीं आप मनोज आदरणीय, यादव बेटे से आप पूछिए। आदरणीय, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े नहीं हैं। नहीं पंकज जी, अब चूंकि मूल बातें जो उठाई हैं संविधान को लेकर कि भाई आप कंठ की आजादी है क्या, आपकी सरकारें पूरे देश में क्या लोगों को बोलने दे रही हैं क्या, ये पूछ रहे हैं कालीचरण जी। विपक्ष इतना बोलता है, कुछ भी बोलता है, प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोल रहा है, योगी जी के लिए कुछ बोल रहा है, यही तो आजादी है, यही तो आजादी। वो जेल जा रहे हैं ये भी आजादी है क्या, वो लोग जेल जा रहे हैं वो भी आजादी है क्या, संसद सदस्यता खत्म हो रही है ये भी आजादी है क्या? बोल रहे हैं ये आजादी क्या है? आपको यही तो भी आजादी बोलने है, का मौका ये दीजिएगा इसको आप आजादी। लोग। ठीक है पंकज त्यागी कंप्लीट। अब ये मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मनोज यादव बहुत जल्दी कंप्लीट, फिर विपिन यादव के पास जाएंगे बहुत जल्दी, प्लीज मनोज यादव। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि कुछ लोगों ने इस देश में जाति बनाई, कुछ लोगों ने वर्ग बनाए, कुछ लोगों ने धर्म बनाए और कुछ लोगों ने धर्म ग्रंथ बनाए, लेकिन माफी के साथ न तुमने हवा बनाई, न तुमने पानी बनाया, न तुमने पृथ्वी बनाई, न तुमने जलजीव बनाया, न तुमने प्रकृति बनाई। जिस पे जिसका जो अधिकार है वो सबको मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक ये दर्ज है कि नो स्टेट फॉर एनी रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म, जन्मस्थल, लिंग के आधार पे हम किसी से विभेद नहीं कर सकते। और जो ये दोनों बातें मैं कह रहा हूं, बहुत टाइम नहीं है जो मैं अपनी आगे बात कह सकूं, इन दोनों बातों को कौन सेड्यूस कर रहा है, किसकी सरकार कर रही? छोटे के नाम पे, धर्म के नाम पे, स्त्री के नाम पे, कौन ये सब विभेद कर रहा है? आपकी सोच है। आपसे सवाल नहीं, आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूं मैं दुर्गेन जी से बात कर रहा हूं। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं आपसे कोई जवाब नहीं कर रहा हूं। तो कभी आज महत्वपूर्ण बात, संगत कर लेते हैं। अरे छोड़िए माल गए, आपने नदी बनाई, आपने हरिद्वार बनाया, आप जैसे लोगों से मेरे जैसा आदमी क्या डिबेट? चलिए मनोज भाई कंप्लीट करिए, बस अब वक्त नहीं है मनोज भाई, मैं जाऊंगा विपिन यादव के पास। विपिन यादव जल्दी कंप्लीट करिए, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए सुरेंद्र जी के पास जा रहा हूं। आप दोनों कृपया शांत हो जाइए, मनोज भाई, पंकज त्यागी, मनोज यादव कृपया शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाए, वक्त खत्म हो गया आपका अब वक्त खत्म। विपिन यादव के पास जाऊंगा। विपिन यादव, तुमने कहने के लिए मत बैठना, तू त्यागी है तो मैं यदुकुल में जन्मा व्यक्ति हूं। मनोज यादव जी कृपया शांत। बाबा साहब ने यही सिखाया है क्या हम लोगों को? यही सिखाया है क्या हमने? बाबा साहब ने क्या यही सिखाया है हम लोगों को? बाबा साहब ने कहा कि वैमनस्यता पैदा करो, गलत शब्दों का प्रयोग करो, बाबा साहब ने ये कहा है क्या? हम डिबेट बाबा साहब के जीवन चरित्र पर कर रहे हैं और शब्दों पे हमें नियंत्रण नहीं है, शब्दों पे हमें नियंत्रण ही नहीं है। दोनों लोग शांत हो जाइए कृपया, शांत हो जाइए दोनों लोग, कृपया शांत हो जाइए। विपिन यादव बोलिए, विपिन यादव जल्दी, बिल्कुल जल्दी। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह आज बाबा जी का जो हमारे बाबा अंबेडकर जी का संविधान की बात हो रही थी, लेकिन कहाँ मुद्दे को भटकाया जा रहा है? धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, बस यही किया जा रहा है। धर्म के नाम पर जाति के सवाल को दबाया जा रहा है, जबकि जाति जो है कमजोर वर्ग है, उनके सवालों को दरकिनार करने के लिए ठीक बात। विपिन यादव कंप्लीट। सुरेंद्र जी बस 10 सेकंड में प्लीज, टाइम ओवर हो गया 10 सेकंड में, फाइनल कमेंट। सुरेंद्र यादव जी, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, अपमानित नहीं कोई कर सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। मनोज यादव इस तरह करेगा तो मैं निश्चित तौर पे इस बात को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त मनोज यादव जी और पंकज जी, किसी को कोई अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम 10 सेकंड में। देखिए, बाबा साहब ने यह भी सिखाया कि एक दूसरे की बात सुनी जानी चाहिए। जहां फ्रीडम पर आप एक्सप्रेशन दिया गया, वहां फ्रीडम ऑफ टॉलरेंस भी दी गई, और उसी का हम उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी उसी की डिबेट में। ये बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। मैं समझता है ये राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि जब वो समझेंगे तभी जनता समझेगी, क्योंकि आजकल जो रोल मॉडल है ये लोग हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, बहुत पते की बात आपने कह दी। बहुत धन्यवाद आपका। मनोज यादव आपका धन्यवाद। पंकज त्यागी आपका भी धन्यवाद। कालीचरण स्नेही जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय शंकर जी
जिनका नेटवर्क हमसे जुड़ नहीं पाया, लगातार वो कोशिश करते रहे, झारखंड से जुड़े थे, ट्राइब्स के एरिया से आते हैं और उनकी बात कुछ रखना चाहते थे, नहीं रख पाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, जो हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत पते की बात इस मंथन में निकली कि बाबा साहब कह गए थे कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ टॉलरेंस भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।